बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज फिर एक्सप्रेसो को ट्यून किए हुए हैं और मंगल का जबरदस्त शो देखने के लिए तैयार हैं। ये है अरमला हसन और ये है इमरान हसन। उम्मीद करते हैं जी हमेशा की तरह बिल्कुल खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। एज यूजुअल अच्छा नहीं हुआ, रोज यही कहते हैं कि हम अच्छा करेंगे आपके दिन का आगाज, और इसके लिए आपको क्या करेंगे? बिल्कुल, इसके लिए आपको एक तो 2 घंटे के लिए पहली एक्सरसाइज ये कि हमारे साथ रहना है, और दूसरा हमारे साथ रहना है, और तीसरा भी हमारे साथ ही रहना है जब तक हम यहाँ पे जाना नहीं। हाँ, अच्छा बात ये है कि आज इस्लामाबाद के अंदर बड़ा हॉट डे है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आज पीडीएम एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। तो देखना ये है कि सूरत हाल क्या सामने आती है। लेकिन जब भी ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम इस्लामाबाद, मैं हमेशा लोगों के बारे में सोचता हूँ कि लोग बेचारे आज फिर तंग हो गए, क्योंकि अब स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है आज लोगों को। लेकिन जहाँ भी हो परेशानी होती है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, कोई भी शहर है। सो पॉलिटिकल सिनेरियोस इस वक्त काफी हॉट चल रहा है, और इस पे हम मजीद हॉट किस्म के डिस्कशन करेंगे। दो चीजें बड़ी हॉट है, एक तो हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, एक यूएस में पॉलिटिक्स। ओह यस, वो भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हुई है आजकल। और मुझे लगता है कि हम सब की ज्यादा नजरें इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी ज्यादा कंसर्न है, अमेरिकन से भी ज्यादा हम कंसर्न है कि यूएस में क्या हो रहा है। मतलब हम सब जब ट्विटर और सोशल मीडिया वेबसाइट्स खोलते हैं तो सबसे ज्यादा मतलब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की किसी को कोई सरदर्द नहीं है, सबको ये पता है यूएस में क्या हो रहा है, फौज आ गई, नथिंग विद इट, हमारा ऐसे कोई। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि इस बात पे क्या हो रहा है। खैर, इस बारे में भी बात करेंगे, और वी हैव अ लॉट टू शेयर। बहुत कुछ है, इंशाल्लाह आपका वक्त अच्छा गुजरेगा, हम उम्मीद करते हैं। इस नोट के साथ ही हम शुरू कर लेते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले बताएंगे आपको आज की हेडलाइंस। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीडीएम आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। हुकूमत की पीडीएम को रेड जोन में एहतजाज की इजाजत, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, शेख रशीद। ब्रॉडशीट केस के हकाइक मंजर आम पर लाए जाए, वजीर आजम ने 3 रुकनी कमेटी बना दी, 48 घंटे में सिफारिशात तलब। कोरोना के बाद जारी ड्रैप ने कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी खुसूसी तौर पर मिलवाएंगी थैलेसीमिया से मुतासिर नन्हे मासूम बच्चों से। जनूबी अफ्रीकन टीम का दौरा है पाकिस्तान, कराची जिमखाना में भरपूर प्रैक्टिस। 4 दहाइयों तक अपनी आवाज से फिल्मी गीतों को अमर करने वाली महनाज बेगम को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। हेडलाइंस आपने जाना, आज हम बहुत सारे लेजेंड्स को याद करने वाले हैं अपने शो में आगे जाके, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। मुझे ऐसा लगा आप कहने लगी सबसे पहले बात करते हैं सियासी लेजेंड्स की। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पता कोई लेजेंड निकल ही आए इस पॉलिटिकल रिजीम में से भी। खैर, ब्रॉडशीट के मामले पर ज़बान इज़्ज़त आम है इस वक्त ये मामला, और मुल्क में बहुत बहस हो रही है। तमाम अखबारात इसी पे लिख रहे हैं। आज अगर आप लीड स्टोरीज उठा के देखें, सुपर लीड्स उठा के देखें, इसी के ऊपर बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रॉडशीट से मुतल्लिक कुछ अहम दस्तावेज पब्लिक की, जिसमें नैब और ब्रॉडशीट में मुआहिदों की तफसीलात को सामने रखा गया। बिल्कुल, तफसीलात को तो सामने रखा गया, और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट केस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट के मामले पर 3 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें शिबली फराज, शीरी मजारी और फवाद चौधरी शामिल हैं। कमेटी 48 घंटों में ब्रॉडशीट के मामले पर सिफारिशात काबीना को पेश करेगी, और इस मामले में फायदा देने और फायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। दूसरी तरफ बात की जाए पीडीएम की, तो आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही है, और पहली बार रेड जोन में किसी को एहतजाज करने की इजाजत मिली है। मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पीडीएम एहतजाज से इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहती है, या मामला कुछ और है? इस पर हम बात भी करेंगे, बिल्कुल इसी में बात करेंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसको लेकर, अगर हुकूमत जिस तरीके से, कल मैंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, शहजाद अकबर साहब ये कहकर वजीर आजम की हिदायत पर ब्रॉडशीट के हवाले से दस्तावेजात को सामने लाए कि वजीर आजम ने हिदायत दी है, लेकिन इस सारे मामले को उन्होंने कहा जी ये सन 2000 के अंदर शुरू हुआ, और फिर उसके बाद 2003 में ये मुआहिदा मनसूख किया गया। ऑफ एंड ऑन इसके ऊपर कोर्ट के मामला चलते रहे, और सारी जो पेमेंट्स की गई वो इस सूरत में की गई जब हुकूमत पाकिस्तान की अपील को नहीं सुना गया कोर्ट के अंदर, या मंजूर नहीं किया गया ये कहना चाहिए। उसके बाद
बाद इस मामले में पेमेंट, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है अरमला वो ये है कि क्या इतनी बड़ी पेमेंट्स का किया जाना इस मामले के अंदर, जब आपने रिकवरी करनी है, रिकवरी करने के बजाय पेमेंट्स कर दिया जाना, और रिकवरी मुल्क को उस हवाले से खास तौर पे अगर कुछ नहीं हो रही तो ये किस हद तक जस्टिफाई है? डेफिनेटली जस्टिफाइड नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारी जो टैक्स पेयर मनी है उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तक कैसे उसका फायदा उठाया गया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और दूसरी जानिब जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें तो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो ही रही है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ इन इल्जामात से जो कि उसके ऊपर मौजूद है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ औकात में वो स्टेज भी लेती आई है, कोर्ट्स का सहारा भी लेती आई है, और अब जब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उसकी जो पेमेंट्स हैं वो कुछ एजेंट्स के थ्रू हुई हैं जो कि उसको आंसरेबल नहीं थे, उन्होंने इसके अकाउंट्स के अंदर पैसे जमा कराए हैं, लेकिन जारी बात है रिसोर्स और रसीदें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ वजीर आजम कह रहे हैं लुटेरे बच नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन कहती है कि पैसे इन्होंने तो कहा था हम इकट्ठे करें, लेकिन यही पैसे लुटा रहे हैं। तो ये वाला जो मामला है ब्रॉडशीट केस, इसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल आगे आती है। दूसरी तरफ पीडीएम के एहतजाज की बात करें तो आज वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। बड़ी तगड़ी उन्होंने अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि क्या हुकूमत को बाज़ाहिर को लग रहा है। इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब ऑपोजिशन जमातों की जानिब से इल्जाम तहरीक इंसाफ पे लगा कि आप अपनी फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें, तो उसके बाद बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ उस वक्त जवाब देती, तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑपोजिशन के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया कि आप इसका जवाब दें कि आपको फॉरेन फंडिंग भी हो रही है। तो इस वक्त तीनों जमातों के ऊपर ये इल्जाम मौजूद है। और सबसे अफसोसनाक बात पाकिस्तान के इस सियासी सेटअप के लिए है जिसमें तीनों रूलिंग पार्टीज हैं, तहरीक इंसाफ भी रूलिंग है, पीपल्स पार्टी भी रूलिंग पार्टी है, और समहाउ नून लीग रूलिंग पार्टी रही है, दो कि अभी किसी जगह हुकूमत नहीं है उसकी, इनफैक्ट आजाद कश्मीर के अंदर मौजूद है। तो ये तीनों बड़ी रूलिंग पार्टीज के ऊपर फॉरेन फंडिंग केसेस या इस तरह के केसेस का इल्जाम लगना, ये कितनी अफसोसनाक बात है। और अब अगर ये कहा जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की समाअत नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी जानिब फिर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले के ऊपर तहकीकात कर सकता है, जिसके बाद ये सूरत हाल आगे बढ़ी है। और अब ऑपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात खुद इस दाम के अंदर फंस चुके हैं और उनके ऊपर ये चीज साबित हो चुकी है। सिर्फ हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए, रिटन डिसीजन चाहिए इलेक्शन कमीशन का, जिसके लिए और वही लेने जा रहे हैं। और आज वो वही लेने जा रहे हैं, जैसे सारे रहनुमा कह रहे हैं ऑपोजिशन के, पीडीएम के, कि जी आज हम इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब मांगने जा रहे हैं और ये अवाम का एक जो कह लें फैसला होगा। इसमें हमारी लीड भी आज वही मैं बताने वाली हूँ। हमारी लीड ये है, फॉरेन फंडिंग केस इमरान के लिए मदर ऑफ एनआरओ। पीजीएम ने कहा है आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल है। वजीर आजम ने कहा इस हवाले से। साथ साथ मरकजी मुल्जिम फजल रहमान जलसों का शेड्यूल जारी किया गया। और इसके अलावा आपको साथ साथ बता दें, ये भी लिखा है लीड स्टोरी में कि धावा नहीं जमहूरी एहतजाज करें, ये पीडीएम का मौकफ है। इलेक्शन कमीशन फौरी फैसला सुनाए, ताखीर से शुबहात पैदा हो। बिल्कुल, शेख रशीद साहब ने कल कहा जी जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसे हाथ में लेगा, मदरसे के बच्चों को साथ नहीं लाने देंगे, आप आइए एहतजाज कीजिए। पहली दफा उन्होंने कहा है कि जी हमने रेड जोन में आपको एहतजाज की इजाजत दी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब को हलवा कोई और नहीं मैं खिलाऊंगा, जिससे उन्होंने कहा कि उसमें किशमिश भी होगी। और मैं ऐसे एक बात पे बड़ा हैरान होता है कि शेख साहब को रेसिपी बड़ी जबरदस्त पता है, हलवे सब खिलाते हैं। पिंडी बॉय सो ही नोज, यू नो, पिंडी में जहाँ पे वो रहते हैं बन्नी के अंदर, वहाँ पे ये सारी चीजें मिलती हैं। जैसे अंदरून लाहौर है वैसे अंदरून पिंडी में ये सारी चीजें मिलती हैं। तो शेख साहब नोज अबाउट ऑल द रेसिपीज। लेकिन क्या ये रेसिपीज मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर काम करेंगी जो उनको रेफरेंस दिया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले कुछ तबादला उनके दरमियान और हमारे कौमी इदारों के दरमियान भी बयानात का हुआ था, जब एक सहाफ़ी ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि अगर मौलाना रावलपिंडी आते हैं तो उनका कैसे स्वागत किया जाएगा। तो उस पर हमारे जो DG ISPR ने कहा था कि हम चाय उनको पिला देंगे और क्या कर सकते हैं अगर वो आना चाहें, वैसे जवाब नहीं बनता। जिसपे मौलाना ने कहा था कि हमने तो पिज्जा खाना है। और ये सारे मामला देखते हैं जी, आज खाने पीने की बातें बहुत हो रही है भाई, सारे मतलब पाकिस्तानी चल रहे हैं। ठीक है जी, खाने पीने की बात भी होगी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो एहतजाज है उस पे देखना कि क्या ये प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे हुकूमत पे या इलेक्शन कमीशन पे, पीडीएम वाले इस पे मजीद भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त इमरान खान साहब ने जो स्टैंड लिया है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो ब्रॉडशीट का मुद्दा है ये ओपोजिशन के ऊपर है। ओपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत के ऊपर है, कौन इसके ऊपर मुद्दा डाल रहा है। मीनवाइल अवाम, वो एक हम मीम देखते हैं ना जिसमें एक साहब यूं करके खड़े हैं और अवाम परेशान खड़ी है कि महंगाई, इन्फ्लेशन वो गुजर जा रही है। इस पे हम आज के शो में बात करेंगे। ये तो एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम चूंकि शुरू तो हो ही चुका है, आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं कोविड के हवाले से। और आपके पास कुछ फिगर्स भी थी मेरे ख्याल में, बिल्कुल मेरे पास है। अगर हम बात करें 5,23,011 कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म केसेस हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो 35,485 जो है एक्टिव केसेस हैं। अगर डेथ्स की बात करें तो 11,055 अब तक टोटल डेथ्स हो चुके हैं, जबकि लास्ट 24 आवर्स की बात की जाए तो 58 के करीब डेथ जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात की जाए तो अब दिसंबर से हम बात भी पहले भी हमने शो पे जिक्र किया कि कोरोना केसेस में कुछ कमी देखने में आ रही है। अल्लाह ताला का खास करम भी है, चूंकि हम अमेरिका और बरतानिया की जब बात करते हैं तो वहाँ कोविड से हलाकतों की तादाद की बात की जाए, केसेस रिपोर्ट होने की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा डबल हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो इस हवाले से हम डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात भी डॉक्टर करेंगे। अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ एंड सॉस्ट। वैक्सीनेशन के हवाले से और वैक्सीन लगाने के हवाले से डॉक्टर साहब से हमारा इंटरेक्शन पहले भी हुआ था। अब जरा ये जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं इसके मुताबिक हंगामी बुनियादों पे ड्रैप ने मंजूरी दी है वैक्सीन जो साइनोफार्म है उसके लगाए जाने की। सो इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी और ये क्यों हंगामी सूरत हाल नाफिज की जा रही है, इस पर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस सबसे पहले यही मेरा सवाल है, साइनोफार्म के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, हंगामी तौर पर ड्रैप कह रहा है कि इसको लगाया जाए, क्या बहुत अर्जेंट है? और कुछ केसेस इंडिया से ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें रिएक्शनरी बिहेवियर किया है वैक्सीन, इस हवाले से भी जरा ख्यालात का इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। पहले तो देखिए जितनी भी वैक्सीन दुनिया में आई हैं, चाहे वो फाइजर की है, मॉडर्ना की है, एस्ट्राजेनेका है या रशियन है, ये तमाम दुनिया ने, चाहे एफडीए हो चाहे उनकी रेगुलेटरी यूके की रेगुलेटरी हो, सब ने इन सब को इमरजेंसी यूज के लिए अभी दी है, क्योंकि ये सारा इनका जो रिसर्च का या जो ट्रायल्स हुए हैं वो कुछ महीनों के ऊपर बहित है, 2-3-4 महीने के ऊपर। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी किसी को नहीं पता है और इसलिए इनके इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा। जो वैक्सीन सारी दुनिया में ये तरीकाकार यही होता है पेंडेमिक सिचुएशन में, क्योंकि एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर क्योंकि पूरी दुनिया अफेक्टेड है, तो कोई ऐसी चीज जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए ये प्रोटोकॉल होता है कि आप इमरजेंसी उसकी अप्रूवल देते हैं, जो उसको ड्रैफ्ट ने फॉलो किया है, जो कि सही तरीकाकार है। और इसके बाद अभी जब ये लगनी शुरू हो जाएगी तो उसके इम्पैक्ट देखना शुरू करेंगे। और जैसे दुनिया से ये आ रहे हैं कुछ रिएक्शन, कुछ जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं वो कुछ अजीब किस्म के हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा। तो उस पर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास ऑथेंटिक डेटा ना हो या उसकी डिटेल ना हो कि साइंटिफिक दिया गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना वैक्सीन के हवाले से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो असद उमर साहब कहते हैं कि हमें अब जल्द से जल्द वैक्सीन, हम इसके हवाले से काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में आ जाएंगी, लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी हेल्थ वर्कर्स को लगेंगी। अगर हम ओवरऑल आम पब्लिक की बात करें तो ये वैक्सीन आम पब्लिक तक कब अवेलेबल होगी? देखिए आम पब्लिक तक तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन एक अच्छी बात जो एनसीओसी ने एक लेवल पे इन कंसल्टेशन विद पावर से ये फैसला कर लिया था कि जो कि ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट इम्पोर्टर्स को भी इजाज़त दे दी गई है, हॉस्पिटल्स को भी इजाज़त दे दी गई है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी इजाज़त दे दी गई। तो जहाँ अगर ये मल्टीपल सोर्स है और मल्टीपल जगहों से लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन कर रहे होंगे, तो इसमें ना लोगों को, आम आवाम के लिए तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी क्योंकि गवर्नमेंट फी प्रोवाइड करेगी। और इस पर 2 तरीके जो कि इंपोर्ट होने हैं, जो था एक कोवैक्स जो कि गावी का अलायंस है, जिसने यूएन ने जो डिसाइड किया हुआ है कि 20% पोजीशन को वो यूएन फ्री प्रोवाइड करेगी। ठीक है। जो कि जिसमें पाकिस्तान 119 मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो एक वहां से भी आएगी, तो वो पूरी इस साल के आखिर तक आवाम तक आ जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा कोविड का खास तौर पे डेथ टोल की या इसकी हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त हलाकते हैं, इसका जो कर्व है ये स्टिल नजर आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा लगता है कि ये ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। मतलब डेली बेसिस पे जो केसेस, ये डेथ जो रिपोर्ट हो रही हैं, दे आर अराउंड 60, 58, 55। तो इस कर्व के स्टिल होने की क्या वजह है? ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, इसकी बुनियादी कोई वजह है? एक तो ये है कि ये वो होता है, ये जिसको हम कहते हैं, देखिए एक हमेशा जो कोई कर्व होता है वो एक राइज करता है, फिर प्लेटू आता है, फिर डिक्लाइन आता है। ठीक है। अभी अब राइज करते हुए जिसमें हमें खौफ था कि और मजीद राइज करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोगों ने भी एहतियात शुरू की जो वैसी नहीं की है जितनी करनी चाहिए, तो अभी ये प्लेटू है। इसीलिए जब भी हम लोग और आप लोगों का भी, मीडिया का रोल भी इसमें बहुत है
कि आप लोग जब भी मौका मिले लोगों को ये हिदायत दें कि खुदारा SOPs पे अमल करें, अपने रवैयों को तब्दील करें, मास्क को पहने, कुछ नहीं मास्क भी अगर पहने ना इंसान तो वो ही बहुत प्रोटेक्शन हो सकती है। गैर जरूरी तौर पर गैदरिंग में नहीं जाए। हर जो शादी आप देखेंगे, हम उसको मॉनिटर करें, उसका डेटा लेंगे तो हर शादी से कुछ पॉजिटिविटी जरूर आ रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि एहतियात करनी है और सारा कुछ दीगर पब्लिक को भी करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम एक तरफ देखें तो ये स्कूल्स वाला मामला है। बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं। पहले भी हमने स्कूल्स को बंद किया था ताकि कोविड की जो वेव है इसको कंट्रोल किया जा सके, और बच्चे वो चीज ऐसे कह लें जो केसेस हैं जिनको आप नहीं कर सकते, उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो क्या लगता है कि स्कूल दोबारा से रीओपन करना और बच्चों का आपस में इंटरेक्शन होना, खुदा ना खासा कोई ऐसी इससे बुरी वेव आ सकती है? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो होती है, और मेरे ख्याल में जो मेरा अपनी ज़ाती राय मेरी पूछे तो मेरे ख्याल में हमको सेलेक्टिव होना चाहिए। एक ये वन वे में नहीं होना चाहिए कि जी एक तो क्लासेस का जो सेग्रीगेट किया है कि जी अभी बड़ी क्लासेस शुरू करेंगे फिर छोटी क्लासेस शुरू करेंगे, वो तो ठीक है, वो करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको डेटा के हिसाब से भी देखना चाहिए, जिन शहरों में अभी पॉजिटिविटी ज़्यादा है उनको अभी नहीं खोलना चाहिए, उनको जरा थोड़ा डिले करके सोचिए जब उसकी पॉजिटिविटी कम आ जाए। तो वी हैव टू बी सेलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मुख्तसरन बता दीजिएगा, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन नहीं किया सेकंड वेव में, जबकि इस वक्त यूके में इस वक्त भी लेवल 5 के ऊपर लॉकडाउन चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे, तो हमारा फैसला ठीक था, आप ये कह रहे हैं? आप देखें, मुख्तलिफ ममालिक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, और हमारी क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमको आइडियल तो वही होता है कि जी आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके दो हफ्ते और 4 हफ्ते के लिए, लेकिन पहले के बावजूद अनफॉर्चुनेटली जो है ना उस पर इतना ज्यादा अमल हो नहीं सका था पहले के बाद, उसके बाद कभी भी नहीं हो सका है। तो यही है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि हमको इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। ठीक हो, हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा, एहतियात लाजमी करनी है। डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद थे, CEO इंडस हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें इस हवाले से अपडेट भी किया। वही बात कि एहतियात करनी है आपने, क्योंकि अब हमें दिस इज द न्यू नॉर्मल, हमें इसके साथ रहना सीखना है, लेकिन एहतियात के साथ। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कुछ महंगाई की सूरत हाल की, जिसका जिन काबू में आके नहीं दे रहा है और मुसलसल इजाफा हो रहा है, और खास तौर पे जब पेट्रोलियम प्राइसेस जरमला बढ़ी हैं तो इसमें मजीद इजाफा हो। बिल्कुल, पेट्रोल मसनूआत की बात करें और साथ साथ अशाए ज़रूरिया की बात करें तो वो भी, उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। हुकूमती दावे हों और इकदाम हों, ये तो कहा जा रहा है कि हो रही है, मगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आ पा रही। आटा, चीनी, घी, दालें और चावल भी महंगे हो गए हैं। अवाम की एक ही दुहाई देती नजर आती है अवाम कि हुकूमत और इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में क्यों नाकाम होती जा रही है, और महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती पॉलिसियां क्या दुरुस्त हैं, क्या इनमें मजीद रद्दोबदल करने की जरूरत है? बिल्कुल, इसी हवाले से डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माशी तज्ज़िया, उनसे जरा पूछते हैं कि वो अभी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। ऑफ एंड ऑन डॉक्टर साहब से बात होती रहती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इस वक्त मेरे सामने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है और इस पर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज लगी हुई हैं पाकिस्तान के कर्जों के हवाले से। एक तो ये कि सरकारी कर्जों में पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 3700 अरब का इजाफा हुआ है। इस साल के शुरू में जो कर्जे हैं वो बढ़कर 32 अरब 32 ट्रिलियन से 35.8 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। एंड विद दैट जो गैर मुल्की सरमायाकारी है इसमें से छमाही के दौरान 72% कमी बताई जा रही है। हम अगर मैक्रो लेवल पे भी बात करें तो ये तो बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारी मईशत मजीद दबाव के अंदर आ रही है। आप क्या कहेंगे? जी इमरान, सारी दुनिया की मईशत जो है इस वक्त दबाव के अंदर है। जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो तो तभी आएगी अगर उन मुल्कों में अपनी रिकवरी जो है, हेल्थ की रिकवरी या इकोनॉमिक रिकवरी मौजूद होगी। अगर हम अपने जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी तरफ देखें तो बदकिस्मती से वो हजारों की तादाद में जब नए कोविड केसेस आ रहे हो और लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहा हो तो वहां पे शायद मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो किसी और जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करें या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक आलमी जो कसाद बाजारी का सिलसिला जो जारी है उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे हमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें बेहतरी जो है वो नजर आ रही होगी। कर्जों पे आपसे पिछली नशिस्त पर भी बात हुई थी कि 2020 और 2021 के जो कर्जे हैं अगर वो सोशल प्रोटेक्शन पे, अगर वो लाइवलीहुड्स के लिए या हेल्थ के लिए लिए जा रहे हैं और वहीं पे खर्चे जा रहे हैं तो फिर वो बुरे नहीं है। अगर वो कर्जे लेके उससे PIA का खसारा
जो है वो पे किया जा रहा है, या उससे रेलवे का या ब्रॉडशीट की पेमेंट्स की जा रही हैं डॉक्टर साहब, या ब्रॉडशीट की पेमेंट्स की जा रही है, तो फिर वो कर्जे जो है वो नॉन प्रोडक्टिव है। तो इस वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि वो कर्जों का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे है। और पिछले साल जब हुकूमत ने कोविड के साथ रिस्पॉन्ड करने को जब वो मौका आया, तो जाहिर बात है कि आपको $1.4 बिलियन तो फौरी तौर पे आपको IMF से लेना पड़े थे, जो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत मिले। फिर आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा, ADB से लोन लेना पड़ा। तो ये वो कर्जे हैं जो कि बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में लिए गए हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत जो है वो कर्जे नहीं ले रही है। हमारा जब माली साल शुरू होता है 1 जुलाई, तो वो शुरू ही कर्जों पे होता है, क्योंकि जो रेवेन्यू होता है वो तो मुश्किल से कर्जों की सूद अदा करने में लग जाता है, जो वफाकी हुकूमत के पास रेवेन्यू होता है। तो उसके बाद तो हर चीज कर्जों पर चल रही होती है। और ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, ये पिछले 10-12 साल का यही ट्रेंड है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात करें, पिछली गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया जाता था जी पेट्रोल महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं, और ये सारे आपस में ब्लेम गेम का सिलसिला रहता था। अब हुकूमत तो दावे करिए जी हम महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, और एक तरफ कह रहे इकदाम भी उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की महंगे होने की तरफ बात करें तो उससे महंगाई में भी इजाफा हुआ है। सो क्या लगता है कि क्या पॉलिसी में कुछ फ्लॉज हैं, या हमें मजीद इस पे कोई वर्किंग करने की जरूरत है कि महंगाई अगर हमें कंट्रोल करनी है तो ओवरऑल चीजें कंट्रोल होनी चाहिए? देखिए, अगर महंगाई कंट्रोल करनी है तो हमें 2-3 फैक्टर्स जो हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। पेट्रोलियम की तरफ पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त आप देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस इस वक्त हाई हैं। जो इस वक्त 2-3 दुनिया में पॉजिटिव बातें हुई हैं, स्पेशली सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात का बेहतर होना। इसी तरह से कल जो बाइडेन जो है वो अपना हल्फ ले रहे होंगे, तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरफ इशारा होता है। और जब पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होंगे तो जाहिर है कि आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो हाई हो रही होंगी। और अगर आपको महंगे दामों में तेल मिलता है तो पाकिस्तान में भी आपको महंगे दामों उसको बेचना होगा। अब होता यह है कि इसका ट्रिगर इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट होता है महंगाई पे, जब स्पेशली डीजल की कीमत बढ़ती है, जो कि आपका मास ट्रांसपोर्ट का जो फ्यूल है, तो उससे बाकी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई के 2 बड़े ट्रिगर हैं, एक पेट्रोलियम प्राइसेस है, दूसरे आटे की कीमतें हैं। अगर आटे की कीमत बढ़ेगी, क्या वो होर्डिंग से बढ़ रही है या किसी की वजह से बढ़ रही है, ठीक है, तो वो बढ़ाता चला जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, आपको नहीं लगता कि क्योंकि 5 साल का टेन्योर एक हुकूमत के पास होता है और गवर्नमेंट विद द टाइम अपने उस कुशन को तकरीबन ख़त्म कर चुकी है, जिससे उसने आवाम को रिलीफ देना था, जो कि आने वाले 2 सालों के अंदर जिस तरह के मंसूबे हम आजकल खास तौर पे मैं पंजाब का जिक्र करता हूँ, दैट इज 60% ऑफ पाकिस्तान। बुज़दार साहब डेली अखबारात में इश्तार लग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं। और ये वही पैसा है, आपको मालूम है, जो हम बाहर से ले रहे हैं यूजुअली, क्योंकि हमारी टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त के अंदर इतना वक्त नहीं होगा कि आवाम की रिलीफ के लिए मंसूबे बनाए जाएं? और खास तौर पे हम अगर अब तक की पॉलिसीज की बात करें तो अब तक हम कुछ डिलीवर नहीं कर पाए। ये जो खास तौर पे क्वेश्चन था गवर्नमेंट के लिए पहले 2-3 साल के अंदर, 2 साल का, आपको लगता है कि अब काफी हद तक स्क्वीज होता जा रहा है? क्वेश्चन स्क्वीज होता जा रहा है। देखिए, पीटीआई हुकूमत का कंपैरिजन आप कर सकते हैं टाइम वाइज पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ। पीपल्स पार्टी हुकूमत में एक बड़ा फ्लड आया था, और उस फ्लड की वजह से काफी हद तक जो उनके मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो डिस्टर्ब हो गए थे। इसी तरीके से, और उसमें यानी आप पीपल्स पार्टी को जितना मर्जी बुरा भला कह लें, लेकिन ये एक ऐसा नेचुरल कैटास्ट्रॉफी बन गई थी जो कि उसकी जगह कोई भी हुकूमत होती तो वो शायद उससे बेहतर डील ना कर पाती। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को फिर इलेक्शन में कितना हुआ वो भी आपको मालूम। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे पंजाब वगैरह से वाइप आउट हो गई थी। वो मेरा ख्याल है ज्यादा वाइप आउट हुई थी पावर जनरेशन की वजह से, कि उस वक्त जो लोड शेडिंग का इशू जो आया था पीपल्स पार्टी को, वो बहुत बड़ा था। और पीएमएलएन जो है वो एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के उस पे 1 पॉइंट एजेंडा पे वो कामयाब हुई थी, अगर उसका मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर में देखूं। मौजूदा हुकूमत को जो पेंडेमिक मिला है, और जो पेंडेमिक से हमने 1 साल गुजारा है और सर्वाइव किया है, मेरा ख्याल है कि दैट इज बोथ एन अचीवमेंट एज वेल एज अ हर्डल
कि आगे हुकूमत को क्या करना चाहिए था। इस वक्त भी अगर ये वाला साल जो है हम अपने रेजिलियंस पॉलिसीज के तहत गुजार सकते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है हमारी अगले 2 सालों में। अगर इस वक्त एसएमईज बंद हो जाती हैं या इस वक्त इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई तो फिर अगले 2 सालों में इकॉनमी को उठना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। यानी पोलिटिकल लॉस तो अपनी जगह, इस वक्त तो आपको इकॉनमी को सस्टेन करना है ना। आपकी इकॉनमी इस वक्त इमरजेंसी में है, पूरी दुनिया की इकॉनमी इमरजेंसी में है और उसमें वही इकॉनमी बेहतर चल पाएंगी जिनके पास थोड़ा सा एक फिस्कल स्टिमुलस देने का। अच्छा, ये मैंने आपसे पहले भी एक हमारे एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी हमारे शो के अंदर ही, तो हमने उनसे डिस्कस किया था। मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इसी पॉइंट पे लेना चाहता हूं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब रिलाई करिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, और वर्ल्ड वाइड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर रिलायंस इकोनॉमिकली को बहुत अच्छी एग्जांपल है नहीं। दो के हम मानते हैं कि इससे और काफी सारी इंडस्ट्रीज है, ऑलमोस्ट देयर से 40 इंडस्ट्रीज हैं जो इससे ट्रिगर होती हैं और उनका बिजनेस होता है, लेकिन ये कुछ सस्टेनेबल इंडिकेटर नहीं है किसी भी इकोनॉमी का। हमें अपने रेवेन्यूज बेहतर करने हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करनी है, मैन्युफैक्चरिंग की जाने जाना है, एग्रो बेस्ड कंट्री हम, एग्रीकल्चर बेहतर करनी है। तो ये जो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिलायंस है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर और इतना ज्यादा हमने इस पे सब्सिडी भी दे दी है, टैक्स के बारे में भी हम नहीं पूछ रहे, तो आपको लगता है ये ठीक डायरेक्शन है, ये ठीक अमल है? जी देखिए, आज के इस वक्त के पैंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू में कंस्ट्रक्शन सेक्टर या कोई भी ऐसा सेक्टर जिसकी के मिनिमम डिपेंडेंस हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो सबसे बेहतर है जिसमें जॉब क्रिएट हो सके। लेट्स से कि अगर आप टेक्सटाइल की तरफ चले जाते हैं और अगर इंग्लैंड और अमेरिका जो है वो फोर्स पे जोर के तहत आपके ऑर्डर्स जो है वो लेने से इनकार कर दे या पेमेंट जो है वो वहां पे सुझे, या आप किसी और ऐसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं जिसका कि रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है और आना बंद हो जाता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इस वक्त जो दो बेस्ट बेट्स हैं गवर्नमेंट के लिए, वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जिसमें कि एक तो आपके सारे रॉ मटेरियल और सारे प्रोसेसेस जो है वो इंडिजिनस है, पाकिस्तानी में सीमेंट पाकिस्तान से बन रहा है, रेत, मट्टी, ईंटें, लेबर, हर चीज जो है यहीं की है। फिक्सर्स जो है वो आप चाहे तो उसके इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को चांस मिलेगा, आपके जो लोकल इंडस्ट्री है सिरामिक्स की या मार्बल की, वो प्रमोट होगी अगर इम्पोर्टेड नहीं भी आ रहे। तो कंस्ट्रक्शन इस हवाले से इस वक्त इम्पोर्टेंट है कि ये लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिहाज से, प्लस ये जो एमनेस्टी स्कीम इस पे दी गई है कोविड के दौरान, लोगों की इन्वेस्टमेंट इधर डाइवर्ट करने के लिहाज से, वो एक पॉजिटिव आपका एलिमेंट जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर के तौर पर सामने आई है। इसी तरह से एग्रीकल्चर जो है, एज लॉन्ग एज कि आपको डिपेंडेंट नहीं है आपको इम्पोर्टेड पेस्टिसाइड पे या इम्पोर्टेड सीड्स पे, तो एग्रीकल्चर आपकी इंडिजिनस रिसोर्सेज से जो हो रही होगी वो इस साल को आगे सस्टेन करेगी। तो इस साल इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमें इनवर्ट देखना होगा, शायद आउटपुट देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, 3 साल तकरीबन होने वाले हैं हुकूमत को, 2.25 साल का अरसा इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। इदारों की निजकारी नहीं हुई डॉक्टर साहब। आप इनिशियली टास्क फोर्स को डायरेक्टली आप उससे मुंसलिक भी रहे, अब भी आपकी कंसल्टेंसी हिस्सा है और आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और ओबियसली ऑन स्क्रीन भी दे रहे हैं, जैसे आप इस इनाम मामलात पे बात कर रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हम खास तौर पे इस गवर्नमेंट के अंदर तो न सिर्फ इदारों के सरबराह लगाने में 1.5-2 साल लग गए, निजकारी तो दूर की बात, लोगों को निकाला जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा नाला हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरबर्डन हैं पीआईए जैसे इदारे या दीगर सरकारी इदारे, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव हमें नजर नहीं आता है। तो ये जो जिन सफेद हाथियों की आपने बात की कि अगर कर्जा लेके हमने इनका पेट भरना है तो फिर तो ये कर्जा ऑब्वियसली हमारे ऊपर एक बोझ की सूरत में, और ये बोझ की सूरत में है, आपको मालूम है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या कर पाएगी गवर्नमेंट इन 2 सालों में इसके लिए? गवर्नमेंट को इस वक्त थोड़ा सा पोलिटिकल टेम्परेचर लो करना चाहिए। निजकारी जो है वो कोई भी हुकूमत जो थी, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर पाई थी क्योंकि उसकी अपोजिशन आड़े आ गई थी, पीएमएलएन भी नहीं कर पाई थी और पीटीआई भी नहीं कर पाएगी जब तक कि वो अपोजिशन के साथ बातचीत नहीं करेगी। और स्पेशली जब स्टील मिल की बात करते हैं तो स्टील मिल के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स बनते हैं पोलिटिकली, वो पीपल्स पार्टी है, वो एमक्यूएम है, जमात इस्लामी का कराची में काफी जोर है। तो जब तक ये एक कंसेंसस नहीं होता कि कोई भी हुकूमत जो है, कोई भी पार्टी हुकूमत में आए, उसको इन अदारों का लॉस जो है बर्दाश्त करना है, या तो आप बर्दाश्त करते चले जाए टैक्स पेयर के एक्सपेंस पे, या फिर इसको वंस फॉर ऑल इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करें। तो वो खुद को थोड़ा सा और वो होता हमें फिलहाल नजर नहीं आता जो पॉलिटिकल कंसेंसस की आप बात करें। अगर वो नहीं होता तो फिर बदकिस्मती से ये सिलसिला भी चलता रहेगा कि हम टैक्स पेयर मनी जो है वो झोंकते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जब भी आपको इनवाइट करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम हमारे साथ मौजूद थे, माशी सूरत हाल पे बात करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा ही है और इसमें अब हम आगे बढ़ते हुए आगाज में ही बात कर लेते हैं मारूफ अदीब और ड्रामा निगार मुन्नू भाई साहब की, जिनकी आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। मुन्नू भाई ने सोना चांदी, झोंक, सियाल, दश्त और अजायब घर जैसे लाजवाल ड्रामे तहरीर किए। बात करें मुन्नू भाई की तो आज हम में नहीं मगर उनके हवाले से उनका लगाया पौधा आज भी तनावर दख्त बनकर लोगों की खिदमत में पेश है। हम बात करें सुंदस फाउंडेशन की, जो थैलेसीमिया के बच्चों को बचाने में दिन रात मगन है। इस हवाले से हम बात भी करेंगे और हमारे पास एक खुसूसी सेगमेंट भी है। हिना न्याजी आपको सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में इस हवाले से बताएंगी, मगर साथ में हम इस सेगमेंट को प्ले करने से पहले एक अपील ज़रूर करेंगे उन मुखय्यर हजरात से कि वो सुंदस फाउंडेशन की मदद करें और इस थैलेसीमिया के बच्चों के शिकार बच्चों के लिए जितनी मैक्सिमम हो सके हेल्प करे ताकि उनकी जान बचे। और जो मुन्नू भाई का एक मिशन था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट की और बहुत बड़ी शख्सियत हैं पाकिस्तान के अदब के हवाले से तो यहीं, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से उनका मिशन हम आगे बढ़ा सकें। सो लेट्स सी आज का मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज मुन्नू भाई की बरसी के हवाले से हम लोग मौजूद हैं उनकी खसूसी काविश सुंदस फाउंडेशन के बाहर, जो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए काम कर रही है। तो आइए चल के बात करते हैं इनके स्टाफ से। इस वक्त हमारे साथ थैलेसीमिया फेलो सादिया सरफराज मौजूद है। अच्छा सादिया, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या एज है आपकी? I am 35 years old and Mashallah. since I was 6 months I started having transfusions. तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? कितना आप बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप अगर मैनेज करना जानते हैं ना तो फिर ये आपकी लाइफ पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रखती। मैंने ग्रेजुएशन की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ओके और उसके मैंने जॉब की है टीचिंग की। मुझे 4 बैग्स लगते हैं एक महीने में। मैं transfusion सुंदस फाउंडेशन द डे 1 जब से वो लाहौर में ओपन हुआ जी। है तब से आ रही हूँ। थैलेसीमिया फेलोज को क्या मैसेज देना चाहोगी? Stay strong and fight for your rights and fight for your disease which is given by God. अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं वालेकुम फिजा? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिजा, क्या एज है आपकी? मेरी एज 23 इयर्स है। तो मुझे ये बताएं कि महीने में कितनी दफा आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? मुझे 15 डेज के बाद एक बैग 15 ट्रांसफ्यूजन डेज के बाद। तो हाउ डिफिकल्ट इट इज? कितनी मुश्किल से बैग मिलता है ब्लड का? बहुत बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कोई नाउ डेज कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो घबराते हैं ब्लड देने से। करने से तो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया ब्लड देना, इतनी अवेयरनेस नहीं है। सुंदस फाउंडेशन से पहले जहाँ से भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते थे, कितना मुश्किल था ये पूरा प्रोसेस? मैंने जहाँ से पहले सेंटर से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया तो उसमें ब्लड ऐसा था कि उसमें वायरस था और मुझे हेपेटाइटिस हो गई। जब हम सुंदस फाउंडेशन आए हैं, मैं आई हूँ, तो इतनी रिलैक्सेशन है कि ये मुझे अपना दूसरा घर लगता है। आप कितनी दफा यहाँ आते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? मैं तकरीबन हर 15 दिन बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आता हूँ। अच्छा ठीक है, आप पढ़ते भी हो? हाँ जी। किस क्लास में हो? 9th में। 9th में। जबरदस्त। तो कोई पोएम, कोई मिली नगमा कुछ आता है जो हमारे व्यूअर्स को सुनाओ? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. मेहतशाम, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ किस क्लास में हो? इंटर में। ओ जबरदस्त। तो क्या सुनाओगे आज हमें? रोवेंगी मुकद्दरां दी हीरे मेरीए, जे हीरियां दे हार दे हयार खो गया, दिल लैके मेरा जे तू दिल ना देवे, दिल लैके मेरा जे तू दिल ना देवे, कादा साला प्यारे वपाल हो गया, रोवेंगी मुकद्दरां दी हीरे मेरीए, जे हीरियां दे हार दे हयार खो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आबदा। आबदा। आबदा, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आप यहाँ आ रहे हो? मैं यहाँ 3 साल से आ रही 3 साल से। तो महीने में कितनी दफा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? हूँ। मैं आई एम थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जी। और इंटरमीडिएट में आपको 2 माह बाद ब्लड लगता है, अच्छा। 3 माह बाद लगता है। मुझे ये बताएं कि मुश्किल प्रोसेस है, फैमिली कितनी सपोर्टिव है? बहुत मुश्किल है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। मेरे है। हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, सुंदस में बहुत फैसिलिटीज सारी देते हैं, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, आपका ताल्लुक कहाँ से है? जिला मुजफ्फरगढ़ से।
मुजफ्फरगढ़ से। तो आप कितने अरसे बाद यहाँ आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? हम 15 दिन बाद आते हैं, महीने बाद भी आते हैं। तो कितना मुश्किल होता है इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ आना? बहुत मुश्किल काम है ये कि बस में हम आते हैं, किराया भी हमारा बहुत लग जाता है। सुंदस में आते हैं जी, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बच्चों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हाँ जी ख्याल प्यार, रखते हैं। जी जी। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहोगे? यही पैगाम देना चाहते हैं हमारे इलाके में जिला फरगढ़ में ना जी। एक इदारा बनाया जाए थैलेसीमिया का। हमें इस वक्त सेगमेंट में ज्वाइन किया है सुंदस फाउंडेशन के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में क्या फर्क है? देखिए, थैलेसीमिया खून की एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। होता ये है कि दो थैलेसीमिया कैरियर या जिनको माइनर भी कहा जाता है वो आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस हैं कि हर प्रेगनेंसी में एक थैलेसीमिया मेजर जो है वो आ सकता है। जी। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर दुनिया में आ गया है तो वो 3 से 4 माह की उम्र में जो खून अपने वालिदैन से या अपनी वालिदा से लेकर आया है वो उसका कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद बॉडी में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वो फिर उसके बाद से थ्रू आउट दी लाइफ दूसरों के खून के ऊपर जिंदा रहेगा। हर 10 से 15 दिन के बाद उसको एक बोतल खून की लगेगी तो मजीद 10 से 15 दिन गुजर सकेंगे। और हीमोफीलिया भी इसी तरह का एक मौरूसी डिसऑर्डर है, लेकिन इसके अंदर ये है कि इन बच्चों के अंदर खून क्लॉट होने का जो सिस्टम है वो नॉर्मल लोगों की तरह इससे नहीं होता। अच्छा। ऐसे बच्चे को किसी जिस्म के रास्ते पे चोट लग जाए, कट लग जाए, दब लग जाए तो खून उसी रास्ते से ही सारा रिस जाता है जब तक उसको सेहतमंद बंदे का सफेद खून या प्लाज्मा ना लगा दिया जाए या उसको वो फैक्टर इंजेक्ट ना कर दिया जाए जो उसके जिस्म में डेफिशिएंट है। क्या अलामात हैं जिससे पता चलता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है? बच्चे को भूख नहीं लगेगी, वो पीला नजर आएगा और उसको फिर एक टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उस टेस्ट से अंदाजा लग जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। शादी से पहले कपल को क्या थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो कराना कितना जरूरी है? और लॉ का इसको हिस्सा भी सुनने में आया कि बनाया जा रहा है, तो आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, थैलेसीमिया को प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शादी से पहले उसका टेस्ट करा दिया जाए, क्योंकि ये डिजीज इवॉल्व हुई थी साइप्रस से, ईरान से। आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री है क्योंकि उन्होंने मैरिज रजिस्टर करने से पहले थैलेसीमिया का जो सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे भी निकाह करवाने से पहले लड़के या लड़की में से किसी एक का भी अगर टेस्ट करवा लें और वो थैलेसीमिया का कैरियर नहीं है तो हम डिजीज को प्रिवेंट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अगर शादी के बाद पता चलता है कि हस्बैंड एंड वाइफ थैलेसीमिया कैरियर है तो बच्चा पैदाइश से कबल इस बीमारी से किस तरह बच सकता है? देखिए, एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको CVS या कोरियोनिक विलत सैंपलिंग कहते हैं। उसके थ्रू ये होता है कि 12 हफ्ते के अंदर हामला खातून के अंदर से वो पीस ले लिया जाता है या हमारा एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू थोड़ा सा मटेरियल हम लोग ले लेते हैं और उससे इसको डायग्नोज कर लिया जाता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर है। डॉक्टर साहब, ये जो थैलेसीमिया फेलोज है, मुझे ये बताइएगा कि इनकी एवरेज उम्र कितनी होती है? पहले कितनी होती थी, अब कितनी होती है? हार्डली 15 से 20 साल की उम्र तक पहुंच पाते थे। अब जैसे सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे एक हेल्दी ब्लड और मेडिसिन इन बच्चों को इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमारे पास 40-50 ईयर्स के पेशेंट रजिस्टर्ड हैं जो ना सिर्फ हमसे खून ले रहे हैं बल्कि साथ साथ बाकी हेल्दी लोगों के शाना बशाना चल रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये बीमारी कितनी पेचीदा है, इसका इलाज कितना महंगा और मुश्किल है? यहाँ सुंदस फाउंडेशन में हम लोग ब्लड की मयारी स्क्रीनिंग करते हैं और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। हम लोगों को राउंड अबाउट एक बैग विद क्रॉस मैच एंड स्क्रीनिंग तकरीबन 5000 के करीब चार्ज कर जाता है। उसमें डेंटिस्ट्री है, उसमें फिजियोथेरापी है, उसमें लेबोरेटरी की एक्सटेंडेड सर्विसेज हैं। ये टोटली मुन्नू भाई के ख्वाब के मुताबिक फ्री ऑफ चार्ज हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे DNA लेवल की एक लैब बनाई हुई है जिसके अंदर हम लोग पूरी फैमिली स्क्रीन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, थैंक यू। इस वक्त हमें इस सेगमेंट में सुंदस फाउंडेशन के डायरेक्टर खालिद अब्बास डार साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दरमियाना सा हूँ, कोई इतना अच्छा नहीं हूँ। अल्लाह का ये फजल है कि जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। घर से और तरह की आमद होती है मगर यहाँ आके अल्लाह इतने मेहरबान है, इतना प्यार करते हैं अल्लाह मुझे और मेरा तो खैर अल्लाह के सिवा और कोई है ही नहीं। और यार ये बच्चे हैं
अल्लाह इनको जिंदगी सेहत दे, जिनको आमीन, हर आमीन। 12 दिन 15 दिन के बाद फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। क्योंकि ये सुंदस जो है ये पिछले कोई 22 बरस पहले, ये यासीन खान है हमारे प्रेसिडेंट जी। तो उन्होंने ये शुरू किया, उनके साथ अली रऊफ हैं, उनके साथ यकूब साहब है, हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, ये 22-23 साल से इकट्ठे हैं। जी जी जी। और ये अल्लाह का फजल है कि मेरे पास इस वक्त 6000 के करीब बच्चे हैं, जिसमें थैलेसीमिया के बच्चे हैं, हीमोफीलिया के हैं और ब्लड कैंसर के हैं। तो ये अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ खून की कमी नहीं होती। और हमारे पास जो खून बच जाता है जी। शहर में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओपीडीज जो हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको दे देते हैं। और कोई आदमी हमें ना जानता हो या हम ना जानते हो शख्स को, बिल्कुल। वो रात को अगर 1:30 बजे या 2 बजे टेलीफोन करता है मेरे इस रिसेप्शनिस्ट को या उस आदमी को जिसकी आज रात ड्यूटी है कि मुझे ओ पॉजिटिव चाहिए या ओ नेगेटिव चाहिए या कोई भी ग्रुप, तो हम उसको कहते हैं कि सुबह आप आ जाएं। और एक बैग जो है ना ये 4 जानें बचाता है। प्लेटलेट्स अलहदा हो जाते हैं, प्लाज्मा है वो अलहदा हो जाता है, रेड सेल। लोगों को पता नहीं है कि ब्लड देना किस कदर नेकी का काम, ये सदका जारी है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि मुन्नू भाई का आज बहुत खास दिन है और हम उस दिन की अहमियत के हवाले से हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और आपसे बेहतर उनको कौन जान सकता है, तो उनके हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मेरा और मुन्नू का साथ रहा कोई 55-57 बरस जी। तो मुन्नू काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे यासीन खान और इस सुंदस के साथ, क्योंकि सुंदस हमारी एक बेटी थी, वो थैलेसीमिक थी और थैलेसीमिया की वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो फिर उसके नाम का हमने ये इदारा बनाया। तो मुन्नू भाई जो थे वो बिल्कुल यानी सेहतमंद हो जाते थे जब यहाँ सुंदस में आते थे, और वो इन बच्चों को इस तरह मिलते थे जैसे बाप मिलता है। एक एक बच्चा मुन्नू भाई को याद करता है। मुन्नू भाई जितने बड़े कॉलमिस्ट थे उतने बड़े यानी ड्रामा लिखने वाले थे, राइटर थे, और वैसे ही यानी शायर थे। बड़ा लिखारी था वो, बहुत बड़ा, ये लोगों को पता है, मगर जो मुझे पता है वो शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि मुन्नू भाई जितना बड़ा कॉलमिस्ट था ना, वो उससे कहीं बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा इंसान था। जितने मुखैर हजरात हैं हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अक्सर ये कहता हूँ कि जितने लोग मुझे चाहते हैं, मेरी जो जितने फैंस हैं, जिनको मैं नजर आ रहा हूँ पिछले कोई 55-60 साल से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे हो तो मेरे बच्चों के लिए ब्लड जरूर देना। और मैंने 850 ब्लड बैग एक दिन में इकट्ठा किया है। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ जाता हूँ मैं, जितने कॉलेजेस हैं उसमें जाता हूँ। मुझे ये लॉकडाउन में ये कोविड की वजह से जरा सी तंगी हुई, मगर दावत इस्लामी वाले जो हैं वो ऐसे प्यारे मुसलमान हैं और ऐसे प्यारे अल्लाह वाले हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। पंजाब पुलिस है, मेरा MOU उनके साथ साइन है। पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस मुल्क की सारी पुलिस मुझे यानी ब्लड देती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सुंदस फाउंडेशन को एक्सपैंड करने का आपका क्या प्लान है और कहाँ-कहाँ ये प्लान है? इसके अलावा आपने गाना भी गाया। आप उसको गाना कह लो, मगर गाना नहीं है। मैंने इनका हाल बताया है कि ये कौन लोग हैं, कैसे बच्चे हैं, इनको क्या क्या चीज चाहिए होती है। हमने एक हॉस्पिटल के लिए जगह खरीद रखी है। अच्छा। और उसके साथ एक और जगह और ले रहे हैं। तो अब ये मेन मार्केट गुलबर्ग है ना जी, लाहौर में, तो वहाँ पे हम अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं। यहाँ पे सुंदस हॉस्पिटल बनाएंगे। जी। और उसका हक है कि मुन्नू भाई के लिए हम एक हॉस्पिटल भी बनाएं, एक रिसर्च सेंटर होगा, एक यूनिवर्सिटी होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जितने भी लोग इस वक्त एक्सप्रेसो देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज सुंदस फाउंडेशन को डोनेशंस दें, ज़कात व अतियात दें, खून के अतियात दें और दिल खोल के डोनेट करें, ताकि मुन्नू भाई के इस मिशन को हम आगे लेके चल सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस इन टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग स्पेस, चांद, सितारे सब बताते हैं। तो हम अपना सेगमेंट देखते हैं, साइंस इन टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद। और आप जानते हैं कि वायेजर 1 और वायेजर 2 जो है 1977 में 2 ऐसी खलाई मशीनें भेजी गई जो इस वक्त तक अरबों किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी हैं, और उनका ये सफ़र कह सकते हैं कि ना ख़त्म होने वाला सफ़र है।
वॉयेजर 2 जो है वो इस वक्त 17 अरब किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र तय कर चुकी है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जब भेजे गए तो नासा के ज़हन में ये बात ज़रूर थी कि अगर ये कभी किसी खलाई मखलूक के हत्थे लगे तो उन तक हम अपना पैगाम कैसे पहुंचा सकते हैं कि ये मशीन्स जो हैं ये कहाँ से आई हैं और वो ज़मीन का तारुफ हम कैसे करवा सकते हैं। इसके सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई जिसके सरबराह थे कार्ल सैगन, और ये मुश्किल काम जो है ये उन्होंने सरअंजाम दिया। कार्ल सैगन ने ये किया कि उन्होंने बहुत सारी साउंड्स इकट्ठी की जो कि अर्थ पे मुख्तलिफ तरह की साउंड्स हैं, जिसमें ट्रेन की आवाज़ है या बच्ची की आवाज़ है, इस तरह की एक कलेक्शन थी। इमेजेस 116 इमेजेस की कलेक्शन की गई और इसके अलावा म्यूज़िक बहुत सारा दुनिया में वो सिलेक्ट किया गया। ज़मीन की तरफ से, यानी ज़मीन की हमारी इस मखलूक की तरफ से खलाई मखलूक को सलाम पेश करने के लिए या आदाब कहने के लिए 59 लैंग्वेजेस में 59 ज़ुबानों में ये जो सलाम है ये पेश किया गया। इसमें जो एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है वो ये है कि 116 तस्वीरों में एक तस्वीर जो है वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की एक स्ट्रीट की है, पाकिस्तान की एक बाजार की है। और इस तस्वीर को आप बहुत गौर से देखिए क्योंकि ये आइडिया नहीं हो रहा कि ये पाकिस्तान की किस शहर की है और किस स्ट्रीट की है। इसमें जनरली हम देख रहे हैं कि फॉक्सी खड़ी हुई है, कुछ टैक्सीज खड़ी हुई हैं, इसके अलावा टांगे नज़र आ रहे हैं। मेरे अपने ज़हन में भी एक शहर के खदोखाल आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक आपसे ये शेयर नहीं करूंगा। इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि जो व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ये बताइए कि ये तस्वीर किस शहर की हो सकती है। इस तस्वीर को डाउनलोड भी किया जा सकता है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, पाकिस्तानी स्ट्रीट इमेज, पाकिस्तान स्ट्रीट इमेज, और आगे लिख दीजिए वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड या कुछ इस तरह का, तो आपको ये इमेजेस मिल जाएंगे। और इस तस्वीर को बहुत ही गौर से देखिए, ये तस्वीर हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के किस शहर की हो सकती है, क्योंकि इसमें जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो इसमें ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये इस वक्त 17 अरब किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है और इस इम्कान को बहरहाल बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि किसी वक्त में ये जो वॉयेजर 2 है या वॉयेजर 1 है ये किसी खलाई मखलूक के हत्थे लगे और वो खलाई मखलूक जो है उसके सामने पाकिस्तान की स्ट्रीट का इमेज बनेगा। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे बताइए कि ये तस्वीर आपके ख्याल में किस पाकिस्तान के किस शहर की किस स्ट्रीट की है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे पाकिस्तान समेत अमरीकी सियासत की। मैंने कहा पाकिस्तान समेत मौसम की सूरत बात करने लगे। अमरीकी सियासत की पाकिस्तान समेत वैसे ऐसे ही है कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न है, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे। और इस वक्त अमरीकी दारुल हुकूमत में अचानक आग भड़कने। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, अपडेट में आपको इस तरह समझाता हूं कि जितने फौजी अमेरिकन फौजी अभी अफगानिस्तान में हैं उससे 10 गुना ज्यादा अभी वॉशिंगटन डीसी में हैं। इतनी खौफनाक और एक दहशत की एक फिजा जो है वो वॉशिंगटन डीसी में गूंज रही है। बिल्कुल एक सिटी ऑन एज है और एक मुल्क भी ऑन एज है। कुछ पता नहीं है कि जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो इनॉग्रेशन होनी है वेडनेसडे के दिन, उस दिन क्या हंगामे हो सकते हैं। जो गोरे दहशतगर्द हैं जिनकी हमने पिछली बार भी बात करी थी, वो लोग किस किस्म के एक्शन ले सकते हैं। याद रहे कि जो जनवरी 6 पे जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे वो उसी कैपिटल बिल्डिंग में हुए थे और उसके बाहर हुए थे जहां इनॉग्रेशन होने वाली है जो बाइडेन की। और अगेन मैं रिपीट करते जाऊं, कोई 25,000 नेशनल गार्ड जो अमरीकी फौजी हैं वो मौजूद है वॉशिंगटन डीसी में इसके लिए। और इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में कंबाइंड अमेरिकन फौज जो है वो कुछ 6,000 के करीब है। तो मतलब 3 गुना ज्यादा इराक, अफगानिस्तान और सीरिया को अगर मिला भी लें तो उससे 3 गुना ज्यादा अमेरिकन फौजी अभी सिर्फ एक शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए निकले हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद हम एक तो क्या कामयाबी से होता हुआ देख रहे हैं, जो इस वक्त हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है, तकरीबन कुछ ही घंटे उसमें बाकी हैं, डेफिनेटली आपको लगता है कि कामयाबी से हो जाएगी? और प्लान क्या है जो इस वक्त लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है डीसी की खास तौर पे, इन केस अगर कोई हंगामे होते हैं, इफ इट हैपेंस, तो उनके पास प्लान क्या है?
बिल्कुल, देखिए हलफ बर्दारी तो हो जाएगी, लेकिन वो चाहे हो या ना हो, वो जो है पहले से ही फेल कर चुकी है, क्योंकि ये एक अमेरिका का सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट एक ट्रेडिशन होता था कि एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो, कि एक प्रेसिडेंट से, एक सदर से दूसरे सदर को एक नॉर्मल तरीके से आसानी से जो है पावर जो है वो ट्रांसफर हो सके। इस बार अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि टिपिकली जो है वो 2 लाख बंदा जो है वो हलफ बर्दारी की जो सेरेमनी होती है उसमें आता है। इस बार क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट इतनी है और कोविड का भी इशू है, तो 2 लाख झंडे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लोगों को जो है वो झंडों से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि इतनी खोखली बन चुकी है जो उनकी ट्रांजिशन। तो ये है, जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो देखें वो अमेरिका जो है वो एक शो ऑफ फोर्स के ऊपर दिखा रहा है, लोगों को कॉन्स्टेंटली पिक्चर्स टीवी पे दिखा रहा है कि इतने सारे फौजी जो है वो सामने हैं, तो कोई जो है वो कोई स्टूपिड हरकत नहीं करे। बिलाल, अभी जैसे आपने कहा कि जिस हिसाब से वहाँ पे फौजी या नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं, ऑब्वियसली एक सिटी को प्रोटेक्ट करें, एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर अभी हमने इस तमाम सिनेरियो में बहुत देखा, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो या इलेक्शन के बाद हो। क्या वजह है कि इतना एक्सट्रीमिज्म हमें एकदम से अमेरिका में देखने में आया? और जब स्पेशली हम बात करें अब इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का आमना सामना होने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बज़ाहिर अपने हामियों को कहा है कि किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देना, पर अभी हमें लग रहा है जिस हिसाब से वहां पे सिचुएशन है, एक्सट्रीमिज्म तो हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मैं एक चीज बताते जाऊं कि ये एकदम से नहीं एक्सट्रीमिज्म अमेरिका के अंदर दिख रहा है, ये काफी टाइम से जो है उबल रहा है अमेरिका। बिल्कुल एक फ्रॉग का एग्जांपल होता है कि फ्रॉग को अगर आप गर्म पानी में रखें तो वो निकलता नहीं है जब तक वो बिल्कुल बॉईल पे आ जाए और फिर उछलता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका जो है वो काफी वक्त से जो है वो उबल रहा है, और अब फाइनली सामने दिखा है कि एक्चुअली कितने हालात खराब थे अमेरिका में। इधर अमेरिका के अंदर जो हम अमीर मुल्क समझते हैं वो एक्चुअली अमीर लोगों का मुल्क है, वो अब अमीर मुल्क नहीं रहा। 1 से 6 मतलब 6 में से 1 बच्चा अमेरिका के अंदर भूखा है, अभी भूखा। दिस इज नॉट अ जोक। ये जो गुस्सा है, इकोनॉमिक गुस्सा है एक तरफ, और दूसरी तरफ गोरों का ये गुस्सा है कि जो बाकी माइनॉरिटीज या सिया फार्म लोग हैं वो इतने सामने आके अपना पावर क्यों ले रहे हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन है जिसको ट्रंप ने मैनिपुलेट किया है, और इसीलिए जो हमें एक्सट्रीमिज्म दिख रही है ये हम लोगों को उसकी वजह से दिख रही है, और ये एक आउटकम है, और ये कहीं नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी जाए। आखिरी चीज मैं ये बता दूं कि ट्रंप साहब बाइडेन की हलफ बर्दारी में नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इनॉग्रेशन पे होते हैं दिखाने के लिए कि ठीक है हम अलग पार्टीज हैं लेकिन मुल्क एक है, और मुल्क हर पार्टी से बड़ा है। लेकिन इस ट्रंप साहब नहीं आएंगे हलफ बर्दारी। आप ही हमारे शो में ये बता चुके हैं और प्रेडिक्ट कर चुके हैं इस सारी सूरत हाल के बाद कि जब ट्रंप अपना ओहदा छोड़ेंगे तो उसके बाद वो ज्यादा सॉर्ट ऑफ लीथल हो सकती है उनकी प्रेजेंस है सारे सिस्टम के लिए। जब ट्रंप अपना ओहदा छोड़ रहे हैं, एक तो अभी तक क्या मैसेजेस दिए गए हैं, क्योंकि पहले ट्रंप की पूरी फैमिली की जानिब से इंक्लूडिंग हिज सन्स, उनकी बेटी, उनकी तरफ से मैसेजेस दिए गए थे और उकसाया गया था मुख्तलिफ जो एहतजाज करने वाले लोग थे, और उसके बाद सूरत हाल पैदा हुई थी कैपिटल हिल के ऊपर। एक तो अब क्या मैसेज दिए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ट्रंप साहब अपनी सीट छोड़ रहे हैं उसके बाद भी बिलाल आप स्टिल यू सी सच काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन अमेरिका? बिल्कुल, तो बेसिकली हो ये रहा था कि ट्रंप साहब की सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही है। अभी अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है कि भाई अब और वायलेंस जो है आप नहीं करवाएं, लेकिन जैसे ही वो पावर से निकलेंगे, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ या मरियम नवाज की गेम होती है कि एक बार वो पावर से निकल जाएंगे तो फिर उनके पास कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, और फिर जो ट्रंप साहब हालत करेंगे अमेरिका की, उसमें हम देख रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक सिविल वॉर हो गई है। जिस तरह अभी आप PMLN में भी कह सकते हैं हो रही है कि आधे लोग कह रहे हैं कि भाई हमें लड़ना चाहिए, हमें इस इलेक्शन को नहीं मानना चाहिए, हमें धांधली करना चाहिए, और आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुल्क को हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते अपनी जिद पे अड़ के। ठीक है, तो फिलहाल क्या लगता है अब क्या सिचुएशन होने वाली है हल्फ बर्दारी की तकरीब में? गार्ड्स तो जिस हिसाब से हैं और लोगों की जगह झंडों से अगर उनको रिप्लेस किया जा रहा है, फिर भी अब क्या वर्स्ट हम एक जुमले में बता दूं, ये पूछना चाह रही है क्या दमादम मस्त कलंदर होने वाली है? आई थिंक कि ये थोड़ी सी ओवर हाइप है इन ट्रू अमेरिकन ट्रेडिशन। एक्चुअली हलफ बर्दारी आई थिंक पीसफुली क्रॉस हो जाएगी, थोड़े बहुत हंगामे होंगे, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन कोई बड़े बम धमाके जो हैं वो उस दिन नहीं होंगे
लेकिन उसके बाद जो अमेरिका की सियासत जिस रुख में जाने वाली है वो बम धमाकों से भरी हुई होगी, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है फिर वो अनलीश हो जाएंगे और फिर ये इन सबको नहीं छोड़ेंगे, वो इन सब के पीछे आएंगे और बोलेंगे कि भाई वैसे फिर हम ये भी कह सकते हैं ना, जब हम अमेरिका से वालों से पूछते थे कि पाकिस्तान आना तो कहते हैं हालात बड़े खराब है, अब कोई हमें बुलाएगा तो हम भी कहेंगे हालात नहीं, आप पाकिस्तान आ जाइएगा, हम बिल्कुल आपके लिए हम मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग एंड आई होप कि जो वहाँ पे मुख्तलिफ पुलिस वाले हैं वो सोए नहीं रहेंगे। कुछ वीडियोस आई थी जिसमें वो सो रहे थे और हमें पंजाब पुलिस याद आ गई थी ऐसे मौके पे। खैर थैंक यू वेरी मच बिलाल, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग। आप हमें ज्वाइन करते वॉशिंगटन डीसी से और यूएस की सूरत हाल बता रहे थे। मखदूश सूरत हाल है इस वक्त, वो बबल जो बहुत अरसे से बन रहा था वो फटता नजर आता है और एक्सपोज हो रही है इस वक्त यूएस। तो देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़े और अब आपकी प्रोग्राम के आखिर में मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे बासलाहियत बच्चों से एक्सक्लूसिवली जो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिन्होंने नाकारा पाइप्स के साथ इलेक्ट्रिक लैंप्स बना डाले और उन्हें प्लम्बिंग पाइप से लैंप्स, रोबोट, डायनासोर्स और ऐसे ऐसे आलात बनाए हैं कि देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। आप उनका कमरा देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर क्रिएटिविटी है। उम्र जरूर छोटी है मगर काम बहुत बड़े बड़े हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं ये तीनों छोटे मेहमान और सबसे बढ़ के ये बहुत इंटरेस्टिंग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे जो हम एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल, और ये हम इनके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। इससे पहले कि अब बात करें, ये देखिए किस कदर भारत से इन्होंने जो मुख्तलिफ प्लम्बिंग पाइप्स होते हैं जो हमारे काम की भी नहीं होते, स्टोर्स में पड़े होते हैं, उससे इन्होंने, और ये देखिए रोबोट की शक्ल बनाई है, उसके अलावा दीगर चीजें बनाई हैं। सो दिस इज अमेजिंग। अच्छा जी, अब इन तीनों से जानते हैं कि इनको ये आइडिया कैसे आया और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफा हारून जनरल, मूसा हारून जनरल और मोमिन हारून जनरल। तीनों को खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग बॉयज, कैसे हैं आप तीनों? ठीक, हम ठीक है। अच्छा चलें, गुड टू नो आप तीनों ठीक हैं। सो आप तीनों में से कोई भी जवाब देना चाहे, हम स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे आया ये आइडिया, कैसे शुरू किया ये, और इट्स रियली इंप्रेसिव, मतलब कैसे कर लिया ये? हाँ, ये बिजनेस स्टार्ट मेरे से हुआ था जब मैं 5th क्लास में था। हमको एक आइडिया, मुझे एक्चुअली एंटरप्रेन्योर वीक था, उसमें हमने एक आइडिया सोचना था और उसको एक बिजनेस हमने बनाना था। तो फिर हमारा एक टीम था, उस टीम के अंदर हमने सोचा था कि हम जितने भी रिसाइकल से चीज़ें बन सकती हैं उससे हम कोई बना दें कुछ और उससे बेच दें। तो जब वो हमने सोचा, उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च जो सारे लाइफ हैक्स होते हैं ना, उसके अंदर मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर जितने भी जो पुराने टॉयज होते हैं ना, उससे हम एक लैंप बना सकते। जो मेरे पास तो बहुत टॉयज थे ना पुराने वाले, तो उससे मैंने एक लैंप बनाया। उसके ऊपर जितने भी सारे पुराने टॉयज थे उसके ऊपर मैंने स्टैक अप के लिए ग्लू किया। ठीक है, और भी हमने चीजें बनाया जिस तरह से हमारा अच्छा चीज बना था उस टाइम। मतलब आपके आगे भी कुछ पड़े हुए मॉडल्स हमें बताएं, इसमें क्या क्या शामिल है? मतलब ये मेरा भाई का इन्वेंशन है। दिस इज द T-Rex एंड दिस वन इज द what was it called again? The Warrior. मोमिन ने हाथ खड़ा किया, मुझे लगता है ये मोमिन का इन्वेंशन है। मोमिन आप बताओ, हमने सुना आप ज्यादा बोलते हैं और सबसे ज्यादा शरारती भी आप ही हैं। ओके, मैंने ये T-Rex बनाया है और I just said that. और एक हाँ, और मैं एक और चीज बनाऊंगा। जी ओके, चलो आप दोनों को चुप करा के मूसा को इन्वॉल्व करते हैं। मूसा आप बताओ, आप एक तो अब तक आपने क्या बनाया और क्या तीनों का बिजनेस आइडिया सेम था या डिफरेंट आइडियाज थे, लेकिन आपका इत्तेफाक एक आइडिया भी हुआ कि नहीं हम इस वाले को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ऐसा था? मैंने अब तक 2 लैंप्स बनाए हैं। मैंने एक गाड़ी बनाई थी पाइप से और मैंने एक स्कीमर बनाया था पाइप से। ठीक है। तो अब अपने लिए बनाए या आगे कजन्स वगैरह को गिफ्ट भी किए या इसको कमर्शियली सेल करने का भी इरादा है? इसको कैसे देख रहे हो आप आने वाले वक्त में? हमने कजन्स को भी जब उनकी बर्थडे थी तो उनको देते थे हम लोग। अब शॉप भी हमारे पास है, अब उधर भी हम लोग बेचते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तीनों के, क्या करना है आप तीनों ने? अब
फ्यूचर प्लान्स असल में हैं कि हमारे पास एक अपना शॉप हो जिसके अंदर हम खुद ही हमारे लैंप्स बनाएं, जिस तरह कि जब एक आइडिया सोचते हैं तो हमने ये भी सोचना होता है कि क्या बन सकता है नहीं, बन सकता है नहीं, तो उससे क्या होएगा जब हमारा ओन शॉप होएगा तो उससे हम हमारा अपना पाइप बना सकते हैं, तो उससे हमारे पास जो जितने भी आइडियाज है ना वो लिमिटलेस नहीं हुए, तो जितना भी हमारे आइडियाज है वो बना सकते हैं हम। अच्छा, जो आपने अभी तक लैंप्स आपके सामने भी पड़े हैं, इसके ऊपर कोई कलरिंग नहीं की हुई आपने, ये अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर है, जिस तरह पाइप्स का अपना कलर होता है, तो यही इसकी खूबसूरती है, इसी तरह से आप लोग इसको रखना चाहते हो, या विद द टाइम आप ये समझते हो कि इसके ऊपर कलर वलर्स भी आप करोगे, इसको थोड़ा मजीद टेक्नो भी किया जा सकता है? हमने कलर किया था स्प्रे पेंट, लेकिन यूजुअली पीपल लाइक द ओरिजिनल वर्जन ऑफ इट। ठीक है। अच्छा जी, आप छोटा सा एक मैसेज आप दोनों की, आप बल्कि तीनों की जानिब से। मूसा, आपसे शुरू करेंगे, आप बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं। जी, हम लोग ये लैंप्स जो बनाते हैं, हम लोग मज़ा आता है हमें बनाते हुए। हम लोग कहते हैं कि और भी बच्चे बनाया करें इस तरह की चीज़ें, और भी बच्चे ये बनाएं। और मम्मी पापा के हवाले से भी तो बताइए, उनकी तो बात नहीं, आपको देख रहे होंगे इस वक्त, उनका कैसा रिस्पांस था? हाउ डू दे फील अबाउट दिस? मोमिन बताएगा ये। They feel proud that हम इस तरह एक बिजनेस कर रहे हैं जो इतने यंग एज में हम इतना सा बड़ा बिजनेस हमने कर लिया हमने। तो अगर ये बिजनेस बहुत चल जाता है, बहुत ज्यादा पैसे आप कमा लेते हैं, बड़ी कोई बिजनेस एंटरप्राइज बना लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? मतलब जैक मा बनना है आपने, कुछ इस तरह की बड़ी बिजनेस एम्पायर बनानी है? नहीं, मैं इतना तो नहीं बड़ा कि बिजनेस। अच्छा मोमिन, अब आप बताएं आपने क्या करना है? आप मुस्कुरा रहे हैं बस और पीछे से आप शरारतें कर रहे हैं, अब ये बताएं आपने क्या करना है जल्दी से। मैंने कॉमिक आर्टिस्ट बनना है, तो मैं सेल करूँ कॉमिक्स और पाइप्स भी ना, ये वाले पाइप्स। वाओ, जबरदस्त। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों बहुत मजेदार हैं। हम आपकी सबसे ज्यादा आपस की नोकझोंक को एंजॉय कर रहे थे, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। विश यू अ वेरी बेस्ट। और बिल्कुल इसके साथ वैसे आप में से कोई ऐसा है जो गाना अच्छा गाता है आप तीनों ब्रदर्स में से? The one who sings good? No, we don't sing. कोई भी नहीं गाता। कोई कोटेशन, फेवरेट कोई चीज तो हमारे देखने वाले, खासतौर पे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो आपके एज फेलोज आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई बात ऐसी करे जो उनको हेल्प आउट करे उनकी लाइफ में, या वो भी कुछ ऐसा करें? They should do what they are happy of doing. ठीक है, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मूसा, मोमिन एंड मुस्तफा, हारून जनरल, आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे। और यू द ब्राइट किड्स, आप जिस तरीके से आपने एक आइडिया सोचा, और सोचते बहुत लोग हैं आइडियाज, एक्चुअली उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो सही बिजनेस होता है, और वो आपने जबरदस्त से किया, और हम आपको एक्सक्लूसिवली दुनिया के सामने लेकर आए हैं। आप इन बच्चों को इंकरेज कीजिए और इनसे लैंप्स खरीदिए। और सब बच्चों को एक अच्छा मैसेज गया है कि आप सब कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। अभी हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने लाजमी देना एक्सप्रेसो के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।